नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे विपक्ष के मोदी प्रेम की। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विपक्ष के नेता इन दिनों अपनी चुनावी सभाओं में बीजेपी और एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं और ये नेता खुले मन से बीजेपी और एनडीए को जिताने की अपील भी कर रहे हैं। आपको याद होगा बीते दिनों कैसे तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एनडीए को वोट देने की बात कही थी। वहीं अब इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने खुले मन से बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए वो दिखाई पड़े हैं, जो अपने एक संबोधन में भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील कर डाली है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विपक्षी नेता एनडीए के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या इन नेताओं ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व की माला जपने वाले विपक्ष के हृदय में मोदी बसते हैं? क्या एनडीए के लिए विपक्ष की ये वोटिंग अपील इंडी गठबंधन में पड़ी फूट को दर्शाती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर क्यों इंडी गठबंधन के नेता इंडी के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं? और क्या राहुल गांधी ऐसे जर्जर गठबंधन के सहारे 2024 का ये चुनावी संग्राम जीत पाएंगे, जहां उन्हीं के अलायंस पार्टनर और उनके नेता एनडीए के लिए जबरदस्त बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विपक्ष के दिल में मोदी और जुबां पर राहुल गांधी हैं? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद कुछ खास मेहमानों के साथ आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 2024 की लड़ाई में एनडीए के विरुद्ध खड़ी इंडी गठबंधन की जर्जर मीनार और विपक्ष के उस मीनार में सेंध लगाते उन्हीं के सिपाही। कुछ यही कहानी है 2024 के इस चुनावी रण क्षेत्र की, जहां एक और बीजेपी को हराने का स्वप्न देख रहे राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ ही बीजेपी और एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। फिर चाहे वो पप्पू यादव से नाराज तेजस्वी यादव हो, टीएमसी से नाराज अधीर रंजन चौधरी हो या अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव हो, जो एक सुर में बीजेपी और एनडीए के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस एवं वाम को जितना जरूरी, कांग्रेस एवं वाम यदि ना जिते भारतवर्ष धर्मनिरपेक्षता आघातकारी। तृणमूल के भोट देवा माने তার থেকে ভালো बीजेपी के भोट দিয়ে দিন। तृणमूल के भोट देवा माने তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के भोट দিয়ে দেওয়া। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का मुकाबला किया है। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए भरे मन से बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, वो लोगों से भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और एनडीए को वोट देने की बात कर रहे हैं। अब आप इसे इंडी गठबंधन में व्याप्त एक दूसरे के प्रति नाराजगी कह लीजिए या फिर विपक्ष के भीतर बीजेपी के लिए छुपा हुआ प्रेम। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इस बिखरे हुए इंडी गठबंधन के सहारे 2024 का चुनावी रण जीत पाएंगे, और वो भी तब जब उनके सिपाही मोदी के लिए वोट मांग रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेताओं को भी समझ आ गया होगा कि भाई अपनी पार्टी के लिए या फिर राहुल गांधी के लिए वोट मांगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि आएगा तो मोदी ही, और इसीलिए वो बीजेपी और एनडीए के लिए जबरदस्त बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल हमारा यही है कि क्या विपक्ष के दिल में मोदी बसते हैं, जुबां पर राहुल गांधी हैं? और अगर ऐसा नहीं है
तो फिर इन तमाम नेताओं को आप सुन लीजिए, चाहे वो शिवपाल यादव हों, तेजस्वी यादव हों, फिर अधीर रंजन चौधरी हों। आपने सबको सुना होगा किस तरीके से वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट करिए, आप एनडीए को वोट करिए। तो इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन सब के मन में हो सकता है कि अपना नेता वो किसी को मानते हो, लेकिन उनको भी पता है कि आएगा तो मोदी ही, और इसीलिए इनके लिए वोट मांगने से कोई फायदा नहीं है। वोट उसके लिए मांगो जो देश हित में काम करे, जो राष्ट्र हित में काम करे, और जो आने वाला है, जिसकी हवा बह रही है, उसी ओर बहो। और इसीलिए उन्हें खुले मंच से, हो सकता है अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे टंग स्लिप हो गई, ये स्लिप ऑफ टंग है, ध्यान नहीं रहा, हम समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए या टीएमसी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए, एनडीए के लिए वोट मांगते नजर आए। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। बीजेपी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ अमित तिवारी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। उमेश वर्मा टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। और इन सब के अलावा अधिवक्ता सुशील व्यास, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटें और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी ने जो नारा दिया है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इसमें मोदी जी का भरपूर सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति डाल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अधीर रंजन चौधरी को आप सुन लीजिए, अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो आप तेजस्वी यादव को सुन लीजिए, अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो फिर आप शिवपाल यादव को भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और वो किस तरीके से बीजेपी की ओर से जो नारा दिया गया है 300 पार और एनडीए 400 पार, उसका आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई इनकी भी इसमें अब भूमिका रहने वाली है। ये खुद भी बैटिंग कर रहे हैं एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। चर्चा करते हैं। रमन मलिक साहब बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से अमित तिवारी जी हमारे साथ हैं, उमेश वर्मा टीएमसी की ओर से, और अधिवक्ता सुशील व्यास जी प्रवक्ता हैं शिवसेना के शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा अमित जी, और सवाल सीधा मेरा आपसे यह है कि भाई जो हम कह रहे हैं इन तीनों नेताओं के बयान से क्या ये मान लिया जाए, जिस तरीके से अपनी चुनावी जनसभाओं में ये बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, एनडीए के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, आप एनडीए को वोट दे दीजिए, तो क्या ये माना जाए कि इन नेताओं के मन में भी मोदी बसते हैं, सिर्फ जुबान पर राहुल गांधी हैं? अमित जी। आवाज आ रही सर? हाँ, बोलिए अमित जी, बोलिए, आ रही आवाज। ऐसी बात तो मैं इस बात को कह दूं कि यह जो विषय है ना, अगर हम लोग बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ओछा पड़ता है। सिर्फ आप तंगी है, मैं आपको बहुत ऐसे बयान और कांग्रेस सर आपके बोलने से पहले मैंने कह दिया, आपके बोलने से पहले मैंने कहा है, आपने अगर मेरा ओपनिंग दिमाग ठीक से सुना होगा तो मैंने बोला कि अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप यही कहेंगे कि स्लिप ऑफ टंग है। तो स्लिप ऑफ टंग एक नेता की हो गई, दूसरे की हो गई, तीसरे, लगातार एक के बाद अगर ऐसे बयान आएंगे तो इसका मतलब तो ये है ना कि बस एक बहाना ढूंढना है कि स्लिप ऑफ टंग है, मन में वही है जो मन में वो जुबान पे आ रहा है। सर मन में किसके क्या है, डेमोक्रेसी में जनता के मन में क्या है, ये तो देखना पड़ेगा ना कि विगत 10 वर्षों की सरकार में जो आपने किया है उसको जनता ने एक्सेप्ट किया है, जनता ने क्या मन में बसाया है, जनता को क्या समस्या हुई है, आमजन को क्या समस्या हुई है, युवा को क्या समस्या हुई है, उनको रोजगार नहीं मिला है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, उनको कील और कांटे मिले हैं, तो ये सब बच्चियों के साथ क्या हुआ है, अभी प्रज्वल रवन्ना का जो केस आया है उसने। लेकिन अमित जी ये जो आप टीवी पर भी बैठ के गिना रहे हैं ना, अगर यही बातें या यही मुद्दे अगर जनता के बीच में जाकर ये नेता खुले मन से बोलते तो मैं आपकी बात मान भी लेता कि भाई ये अपने लिए वोट मांग रहे हैं, ये मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, ये बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो उल्टा बैटिंग कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। अभी कहीं कोई प्रचार नहीं कर रहा है, पता नहीं कैसे, मैं तो कहता हूँ। अच्छा नहीं सुना नहीं, अच्छा ठीक है मैं फिर से सुनवा दूं क्या, मैं तीनों का बयान फिर से सुनवाऊं आपको? सुनिए सर, सुनिए। नहीं आपने सुना, अभी सुना कि नहीं, अभी जो हमने चलाया है टीवी पे वो सुना कि नहीं? अमित जी हमने सुना, और मैं अधीर रंजन चौधरी जी का हमने पूरा बयान सुना, जितना आपने चलाया ना उससे जो आगे उन्होंने कहा है उसको आपने शायद नहीं चलाया, और आपको जरूरत है कि आप उसको भी चलाइए और फिर उसका आप उसको छाटिए और देखिए क्या उनके कहने की मंशा ये थी। नहीं, उन्होंने कहा कि आप देखो, हम
इंडिया गठबंधन में है, लेकिन निश्चित तौर पर हम पश्चिम बंगाल में अलग अलग पार्टी के तौर पर लड़ रहे हैं। ये बात तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं ना भाई, टीएमसी से भी लड़ रहे हैं, भाजपा से भी लड़, तो उन्होंने कहा है, मैं आपको जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक मुझे रोकिएगा नहीं, उन्होंने कहा आप टीएमसी को वोट कर दो, नहीं तो भाजपा को वोट कर दो। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, आप अपने लोकल कैंडिडेट को वोट करेंगे, जिसके लिए हम आपके साथ हर समय खड़े हैं। आप इसके आगे का बयान देखिए तो सर, उन्होंने अधीर रंजन जी के बयान को पूरा आप देखिए, उन्होंने कतई नहीं कहा, उन्होंने एग्जाम्पल स्वरूप कहा कि आप टीएमसी को वोट करेंगे, नहीं तो भाजपा को वोट करेंगे, और आपने वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद का जो बयान है, मैंने पूरा बयान उनका सुना है, और आप चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि आप पूरा बयान चलाएं और उससे चलिए ठीक है। अमित जी अब सुन लीजिए, मैंने देखो पूरी बात सुनी ना, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सवाल भी सुनेंगे। आपकी बात पर मैं यकीन कर लेता हूं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात पर थोड़ी देर के लिए भरोसा कर लेता हूं, लेकिन अगर टीएमसी को भी कमजोर करने की अगर मंसूबे पाले हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि टीएमसी की जो सीट्स हैं वो घटें, वो कम आए, तो इससे भी तो नुकसान होगा ना भाई। आप ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं टीएमसी और कांग्रेस, लेकिन ये तो सच है ना कि टीएमसी जो है वो इंडी गठबंधन का हिस्सा तो है, वो बाहर तो नहीं है, ये बात तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर टीएमसी की सीट कम आती है तो इसका मतलब नुकसान तो इंडी गठबंधन को होगा। आप सिर्फ एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप अपने गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? चलो मैंने आपकी बात मान ली, जवाब दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हर पार्टी लड़ती है अपने सीट को बढ़ाने के लिए। अगर हमारे बीच कोई आपसी सहमति होती पश्चिम बंगाल में, तो हम निश्चित तौर पर लड़ रहे होते। जब हम अलग लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम प्रतिद्वंदी हैं वहां पर, और वहां के कॉन्टेस्ट में हम अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और हर कैडर अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करता है। पहली बात तो ये। अब देखिए, अरे अमित जी, वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है। सर बिल्कुल नहीं किया जा रहा, हम कांग्रेस की सीट, वहां कांग्रेस की सीटें बढ़वाने की बात नहीं कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। खैर आप नहीं मानेंगे मेरी बात को मैं लौटूंगा आपके पास, फिर से लौटूंगा। चल जल्दी से 10 सेकंड में कह सकते हैं विश्लेषण, लेकिन हमारा जो आकलन और हमारा जो विश्लेषण है वो अपना विश्लेषण है, हम किसी के विश्लेषण को थोप थोड़ी सकते हैं अपने ऊपर। मत थोपिए ना, लेकिन देश की जनता तो देख रही है ना कि कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन किसके लिए फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है, ये तो सब समझ आ रहा है भाई। देश की जनता को तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना, और वोट देने का अधिकार उसी जनता के पास है, ये तो आप भी जानते हैं अमित जी। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। ठीक है उमेश जी, ममता बनर्जी कहती है कि भाई हम इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, बेशक हम पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन आपको डेंट करने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट मत देना, आप एनडीए को वोट दे देना, आप बीजेपी को वोट दे देना, कांग्रेस के लिए भी वोट नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आप बस टीएमसी को वोट मत देना। भाई क्यों रुके फिर आप इस गठबंधन में रहने का आपका फायदा क्या है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बधाई हो जी। देखिए बात यह है कि बंगाल में एक कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, और हम लोग अपनी दीदी, अपनी नेत्री ममता बनर्जी के बारे में ये कहते हैं कि व्हाट दीदी टोल्ड टुडे इंडिया टोल्ड टुमारो। वाह। ममता बनर्जी ने हमारी नेत्री ने ये काफी पहले कहा है कि बंगाल के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी, 5 बार के सांसद, दीदी ने बहुत काफी पहले से ये कह रखा है कि वो बंगाल में वो बीजेपी के आंख और कान है, और आज उनके इस बयान से ये साबित हुआ। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, तो इंडिया गठबंधन अगर बंगाल में सक्सेस नहीं हुआ तो इसके पीछे एक ही कारण है, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, और वो बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत पहले से वो बंगाल में बीजेपी के लिए आंख और नाक कान बने हुए हैं, और आज तो उनके बातों से ये साबित हो गया कि वो सिर्फ आंख कान नाक ही नहीं है बल्कि उनके कंठ स्वर भी बने हुए हैं। तो ये पुरानी, ये तो पहले से दीदी हमारी कहती आ रही है, हमारी पार्टी इस पे पहले से ही ये बोलते आ रही है जी बिल्कुल। और रही बात की इंडिया गठबंधन में रहने के फायदे की जो बात है, तो ये बिल्कुल तय बात है कि हम 42 सीटों पे लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी 42 सीटों पे लड़ रही है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पूरी मेहनत से और पूरी ताकत से हमारी पार्टी, हम लोग लड़ रहे हैं, और जब हम यहाँ पे अधिक से अधिक सीट जीतेंगे और हिंदुस्तान में भाजपा को हरा के, एनडीए को हरा के जब इंडिया अलायंस बनेगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी नेत्री ने पहले कह दिया है। ठीक है। हाँ, और अधीर रंजन चौधरी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे फ्रस्ट्रेटेड नेता है। हाँ जी, ठीक है।
अमित जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जल्दी से अमित जी। हम टीएमसी की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आज का आप बयान दिखा रहे हैं उस बयान को आप पूरा पढ़ेंगे ना तो जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। आप पूरा बयान चलाइए, जो आप बता रहे हैं वो नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि टीएमसी को वोट दो, कांग्रेस को ना दो, ये नहीं कहा उन्होंने कहा आप टीएमसी को वोट देंगे, आप भाजपा नहीं, उन्होंने कहा है बीजेपी को वोट दें, ये तो कहा है ना। अरे इसको तो मानिए अमित जी, भाई बयान भाई ऐसा थोड़ी है, जो उन्होंने बोला वही चलाया जा रहा है ना, ऐसे थोड़ी है बयान। सर आप उस डॉट के आगे का बयान चलाइए मेरी स्क्रीन पे, और अच्छा ठीक है, उसका फिर नहीं हमने तो पूरा भाई सिर्फ एक लाइन नहीं, हमने पूरा उनका 29 से 30 सेकंड का जो बयान है वो पूरा दिखाया है, आपने सुना भी होगा। अभी मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मलिक साहब आपका तो काम और आसान हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो आप नारा दिया है ना एनडीए 400 पार बीजेपी 370, उसमें विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी अपनी आहुति डाल रहे हैं उस यज्ञ में, तो ये तो काम आपका आसान हो रहा है, तो अच्छी बात है आपके लिए, बधाई के पात्र हैं आप मलिक साहब। मैं तो बधाई देता हूँ शिवपाल जी को भी, अधीर रंजन जी को, सबसे बड़ी बधाई तो राहुल जी को है जी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, कांग्रेस के लिए इससे अच्छी क्या हो सकती है। देखिए एक बहुत स्पष्ट रूप से एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, ये जो घमंडिया गठबंधन है, क्षेत्र मलिक साहब का अंदर का ऑडियो बढ़ाइए भाई, मलिक साहब का आवाज, हाँ मलिक साहब की आवाज बहुत कम आ रही है। घमंडिया गठबंधन है, ठीक है अब सही है। क्षेत्र गठबंधन, इसको मैं क्षेत्र गठबंधन बोलता हूँ क्योंकि इसमें क्षेत्र ही क्षेत्र है। ये अपने अंदर की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आपको एक चीज समझनी चाहिए, ये आपस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, टीएमसी की वामपंथियों की कांग्रेस से, कांग्रेस की सपा से, ये लड़ाइयां तो चल ही रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर कितनी लड़ाइयां हैं, दिल्ली में लवली जी का क्या हुआ प्रकरण, हरियाणा की कांग्रेस का क्या विषय है, दूसरी कांग्रेस में क्या हो रहा है, तीसरी कांग्रेस में क्या, और कांग्रेस के अंदर की कांग्रेसों का क्या हो रहा है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अंदर के समाजवाद का क्या हो रहा है, ऐसे ही टीएमसी के अंदर टीएमसी के विभिन्न जो सिंडिकेट है उनका क्या हो रहा है। ये सारा एक बहुत अच्छा रोचक पटकथा है। आप तेजस्वी यादव, प्रताप यादव को देखें, तो कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि इनके ऊपर थोड़ी सी आपको दया दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो ये घमंडिया गठबंधन में अपनी जगह के लिए भी लड़ रहे हैं, और इन दोनों लड़ाई के अलावा अपने घर की लड़ाई भी है, क्षेत्रवाद की लड़ाई भी है, बिल्कुल सही बात है, प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ अव्वल जो है मलिक साहब वो बड़े जोर शोर से जो है वो देखने को मिल रहा है, और जोर शोर इसलिए भी क्योंकि अगर खुद ही विपक्षी पार्टी के लिए, यानी कि जो आपकी राजनीतिक विरोधी पार्टी है, जो एक मजबूत पार्टी है, अगर उसके लिए खुद ही आप वोट की अपील करेंगे तो जनता सब समझ रही है। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सुशील जी, उसके बाद सीधा आपके पास आता हूं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के दिल में मोदी बसते हैं, जुबान पर राहुल गांधी, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन के तीन बड़े नेता खुले मन से एनडीए और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर चुके हैं। लगातार ये चल रहा है, चाहे वो इसके पहले आपने सबसे पहले देखा होगा तेजस्वी यादव किस तरीके से वो अपील करते हैं पुड़िया में। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में पप्पू यादव ना जीत पाएं, चाहे वोट हमारी जगह आप एनडीए को डाल दीजिए। और ये भी कहा साफ बात है, अगर हम नहीं पप्पू यादव भी नहीं, अगर वोट देना है तो फिर एनडीए को दो, साफ बात है, ऐसे बोलते हैं वो 2 बार, साफ बात है। उसके बाद आप देख लीजिए कि शिवपाल यादव जो है वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो। उसके अलावा फिर अगर अधीर रंजन चौधरी की बात करेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दो। यानी कि अपनी पार्टी के लिए, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी नेता इनमें से वोट मांगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या रहा और ज़्यादा आसान विपक्ष के नेता जो हैं वो खुद कर रहे हैं, मोदी की, एनडीए की और बीजेपी की। सुशील व्यास जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि भाई आपकी जो राह में थोड़े बहुत रोड़े जो और आ रहे थे, अब तो वो भी हर्डल्स दूर हो गए, तो स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई है
और इसीलिए एनडीए बीजेपी की जो गाड़ी है वो सर पर दौड़ेगी। अमित जी जी अमित जी, एनडीए बीजेपी की गाड़ी तो जो हमने लक्ष्य रखा है 400 बार अब की बार, तो कहीं कोई रोड़े ओड़े आने वाले नहीं है। अब रही बात जो तीन नेताओं की आपने बात की, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी जी बोलिए इसका सर, बोलिए। पीछे बैकग्राउंड है। मेरे भाई टीएमसी और कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जो अपने अपने बात यहाँ पे रखी, उन्होंने मान्य कर लिया कि बंगाल के स्तर पर अधीर रंजन चौधरी जी और दीदी ममता जी का आपसी संबंध कैसा है वो आप उन्होंने खुद ने मान्य कर लिया। तो वो जो बात जो इट वाज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग, ये उन्होंने सोची समझी बात कही कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है तो भाजपा को वोट दे दिया जाए। रही बात अब दूसरी, तेजस्वी यादव जी, आपने भी आप पप्पू यादव जी की बात कही। बीमा भारती जी जनता दल यूनाइटेड से अभी अभी राष्ट्रीय जनता दल में आई, उनको कमिटमेंट था वहां पे सीट दी जाएगी। अब पप्पू यादव जी 2 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किए, उन्होंने भी मांग की कि हमको पूर्णिया लड़ना। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को कैसे निराशाजनक तरीके से बाहर किया जाए। उसलिए वहां पे भले हम जीते ना जीते, लेकिन पप्पू यादव ने जीतना चाहिए, इसलिए उन्होंने बार बार जोर दे के कहा एनडीए या इंडिया। हाँ, नहीं साफ तो बात है, ये साफ बात है, ये भी कहते हैं। देखिए हर चीज के पीछे एक कहानी है। अब जब जसवंत नगर विधानसभा में जो ये मैनपुरी में जो आता है, वहां पे जो शिवपाल जी यादव कह रहे थे, वो आप थोड़ा सा पीछे जाइए 1.5-2 साल पहले तक चाचा भतीजे का जो रिश्ता रहा है हाँ, बिल्कुल वो सही बात। पूरा देश जानता है। तो वो कहीं न कहीं वो मन में दबी हुई बात सामने आ गई फिर एक बार मंच के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से अंतिम समय पे अखिलेश जी ने खुद को अपने आप कन्नौज में उम्मीदवार बना दिया, उम्मीदवार बदल दिया, ये सारी चीजें कहीं न कहीं माइक सब सामने होता है तो नेता कहीं न कहीं मन खोल के बात करता है, और ये कहीं स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये मन की बात सामने आ गई। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि नेता इस तरह से अपने अपने मन को खोल के बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है एक्सरे करने की, जैसे इनके नेता कहते हैं एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे नहीं है तो खुद ही अपना दिखा रहे हैं रिपोर्ट सामने ला करके कि हमारे मन में ये है कि हमें जिता दो। हमारे जैसे मेरे एक भाई कह रहे थे कि जो चुनाव लड़ता है तो अपने आप सीटें बढ़ाना चाहता है और अपने अस्तित्व को मजबूत करना चाहता है, बस बात यही है। इंडी गठबंधन के एक रूप में कभी आया नहीं। एनडीए में जितने दल है, घटक दल, वो एक बात में एक संगठित आवाज में कहते हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारी लक्ष्य 400 पार। इनमें अलग बात, बंगाल में जाओ तो अलग बात करेंगे, कहीं जाओ केरला में तो अलग बात करेंगे, तमाम अलग अलग। हमारे उदाहरण दूं, अभी सांगली में चुनाव महाराष्ट्र में हूं, सांगली एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते थे वसंत दादा पाटिल, उनका लड़का जो है कांग्रेस से लड़ना चाह रहा था, अंतिम समय तक उनको मौका नहीं मिला, शिवसेना को सीट गठबंधन ने दे दी। आज नतीजा है वो विशाल पाटिल जो वसंत दादा पाटिल के पोते हैं वहां निर्दलीय लड़ रहे हैं, और कांग्रेस में आज तक इस क्षण तक हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दे। ये किस तरह का गठबंधन है, कुछ समझ के बाहर है। तो ये गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है, ये सुविधा की राजनीति है, और अंतोगत्वा 400 बार अब की बार ये जो नारा है वो पूरा होना है। बिल्कुल, ये नारा पूरा हो रहा है। अमित जी जवाब दीजिए। और कह रहे हैं कि भाई 400 पार का जवाब दे रहे हैं। 400 पार का जो नारा तथाकथित गढ़ा गया है, उसकी हवा जो है पट्टी है ना, पहले फेज और दूसरे फेज में निकल चुकी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जहां से ही सुशील जी बात कर रहे हैं जिस प्रदेश से, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बुरी और भयावह स्थिति होगी वो यही से होगी। सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन जो एवरेज में सीट जीत करके लेके आएगा वो महाराष्ट्र से जीत करके लाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र को याद है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव के पहले कहते थे अजीत दादा जब हम सरकार में आए तो 72,000 करोड़ के आरोपी जो है चक्की टीसिंग छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, हसन मुश्रीफ, ये नाम जनता को याद है। इन्होंने जनता का पैसा लूटा है और बीजेपी रूपी जो वॉशिंग मशीन है उसमें घुल करके गए हैं। ये तब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। बात चाचा और भतीजे की करते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है इनके कहने। अजीत पवार के बारे में कहिए, वो भी तो चाचा भतीजे का खेल है ना, कहिए ना एक बार। आप दूसरे के घरों में झांक करके देखते हैं, पत्थर फेंकते हैं, अपने घर में तो देखिए कि यूपी में चाचा भतीजे के साथ क्या हुआ। इससे बेहतर है कि आप देखिए महाराष्ट्र में जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने अपनी चाचा के साथ क्या किया, उन्होंने चाचा का कितना सम्मान किया। तो बस इन्हीं बातों को लेकर के लड़ाई है, जनता जानती है, महंगाई कम नहीं। बिल्कुल। सुशील जी इस बात का जवाब देना चाहते हैं, मैं सीधा आप ही के पास आ रहा हूं सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए मजबूर है, फिर से मुझे रुकना पड़ रहा है, जल्द लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिना समय गवाए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। सुशील जी जवाब दीजिए। जो अमित जी इसके पहले कह रहे थे, ब्रेक के पहले वो बता रहे थे कि भाई आप हमारी बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप एनडीए में जो गांठ पड़ी हुई है कम से कम उसकी बात भी तो करिए। किस तरीके से अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। नहीं अमित जी, राजनीतिक विचारधारा में अपने कोई अलग राह अपना लेना धोखाबाजी नहीं होती है। कोई पहला मौका नहीं है जब चाचा भतीजा कहीं अलग हो गए। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में पति पत्नी विरोधी दल नेता और मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। वो अगर थोड़ा सा इतिहास जान लो। अब वो जो उन्होंने 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कहा, तो मेरे भाई अमित जी से मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा होमवर्क कर लिया कीजिए। 27 जून 2023 भोपाल में दिए गए भाषण प्रधानमंत्री के शायद आप कोट करना चाह रहे हैं। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। व्यक्तिगत तौर उन्होंने कहा, मैं देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। अमित जी ये डिबेट का तरीका एक एक करके अमित जी एक एक करके एक एक करके नहीं एक एक करके अमित जी उन्होंने बड़े प्यार से आपकी बात सुनी। एक एक करके हिंदुस्तान के ऐतिहासिक पार्टी के प्रवक्ता है, कृपा करके थोड़ा सा ये बनाए रखिए डेकोरम। यहाँ का ये डिबेट का एक डेकोरम होता, मैं नहीं बोला आपके बीच में, आप जब बोल रहे थे। तो 27 जून 2023 को भोपाल में जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, जिसको आप यहाँ पे तोड़ मरोड़ के बताना चाह रहे हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी, इसके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगा है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी परम आदरणीय शरद पवार जी एक एनसीपी दल के अध्यक्ष हैं। तो आप बताना, आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने उनके ऊपर भी अंगुली उठाई? सवाल ये उठता है कि उसकी क्लेरिफिकेशन नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया। नंबर एक, आपने दूसरी देखिए, मैं आपकी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने ना आपको टोका। ठीक है अमित जी एक एक करके बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे, प्लीज एक एक करके उनको बोले दीजिए। आपके अमित जी आपके बीच में नहीं बोले ना वो, प्लीज सुन लीजिए ना उनको। हाँ और अमित जी इन्होंने एक चीज कही बड़े हिम्मत के साथ कि सबसे बुरा हाल एनडीए का जो है वो महाराष्ट्र में होने वाला है। तो अमित भाई आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। भगवान ने चाहा 4 जून को अगर जिंदा रहे यही मिलेंगे। 45 के ऊपर 48 में सीटें एनडीए लेके आएगी महाराष्ट्र में, मैं आपको बता दूं। जो हम माहौल देख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे जिस तरह से एकता के साथ तीनों दल लड़ रहे हैं, हम लोग तीनों दल ही छोटे मोटे दल, 3 दल और हमारे साथ आ गए हैं, वो भी 1-1 सीटें लड़ रही। हम पूरी मजबूती के साथ यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 42 के करीब सीट मिली थी, इस बार 45 के पार हम लोग जा रहे हैं। इसमें कई दो राय नहीं है, ये हमारा अंदरूनी आकलन है और ये हमारा आत्मविश्वास है। तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं कुछ एनडीए का महाराष्ट्र में बिगड़ने वाला नहीं। हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 10 सेकंड में हाँ जल्दी से अमित जी जल्दी से, बाकी लोगों के पास जाना मुझे। हाँ जल्दी से। जिसका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने एनसीपी पर नहीं कहा था। सुशील जी एक बार आप फिर से देखिएगा, उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत दादा को कहा था। अजीत दादा चक्की टीसिंग आप चेक करके देख लीजिए सर, फैक्ट उसमें अजीत पवार का ही नाम दिया हुआ था। मैं व्यक्तिगत एनसीपी को नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत उन्होंने अजीत दादा का नाम दिया था। आप देखिएगा सर भाषण, वो तो पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब। ठीक है सुशील जी, हाँ बहुत छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा। वो तो आर्काइव में कहीं भी मिल जाएगा। आप 27 जून 2023 निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा नेचुरल करप्ट पार्टी, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अजीत पवार का नाम दिया था। अजीत दादा अजीत पवार बिल्कुल कहते प्रधानमंत्री नहीं कहते थे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब आप बोलिए। मलिक साहब बोलिए, आप बोलिए। देखिए मैं तो बड़ी स्पष्ट रूप से एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस का कन्वर्जन रेट 2014-2019 में 8% और 9.5-9.9% रहा है। कभी उन्होंने 400 सीट लड़ी थी, आज शायद 300 पे भी पूरे इनके कैंडिडेट नहीं है। 317 अभी तक चलिए 317। मैं आपको इतनी चीज बोल सकता हूं कि इनके पास 40 जो इनका पीछे सबसे लोएस्ट स्कोर था, उसको तोड़ने की क्षमता नहीं है। इस बारी उससे भी कम होंगे। नहीं वो तो कह रहे हैं सर कि पहले आप 180 तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब माहौल को देखते हो राहुल गांधी कह रहे हैं अब तो 150 भी नहीं छू पाएंगे आप। 150 तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी हमारे लिए एक अच्छे एसेट हैं, वो उनको काम अपना करने दीजिए। राहुल गांधी देश के लिए सिर्फ कपिल शर्मा को देख देख के लोग खुश होते हैं ऐसा
मोनोटनी नहीं होनी चाहिए, देश का भी सोचना चाहिए। लेकिन अमित जी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसको बात करनी चाहिए जी, 70 साल के इतिहास में नॉन डिलीवरेंस, इनकॉम्पिटेंस वर्सेस 10 साल की कॉम्पिटेंस। जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में एक बहुत लंबे ब्रिज का लोकार्पण करा। आप उसके इतिहास में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि उस ब्रिज का पहली प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अगर इतना लटकते हुए काम आएगा तो क्या होगा? आपकी दादी कुछ बोलती हैं, आप कुछ बोलते हैं और उसके बाद उसी को काट देते हैं। आपके दादी के पिताजी कुछ बोलते हैं जो आपके संस्थापक हैं आपकी डायनेस्टी के, और आप उसको काट देते हैं, आप उसको कुछ कर देते हैं। आप प्रधानमंत्री जो आपके थे मनमोहन सिंह, हमारे भी थे, हम तो उनके लिए जब उनको बोला गया था देहाती औरत, तो हम उनके लिए लड़े थे विश्व स्तर पे। जी, मैं तो ये बोलता हूँ आप उनको नॉनसेंस बोल देते हैं। तो ये हाल है, वो चाचा भतीजा के बीच में तो लड़ाई को छोड़ दो, वो बाप को भी धक्के मारता है औरंगजेब। अगर हम उसको भी छोड़ दें तो जो आज हम बात बार बार करते हैं इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो कम से कम ये बता दें कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन उन 17-18 जो कांग्रेस जो कॉलेजेस हैं शरद पवार साहब के, या जो उनकी शुगर फैक्ट्रीज और उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट होल्डिंग है ट्रस्ट सोसाइटीज में, उनकी भी होगी क्या? क्या कथित रूप से खड़गे साहब की 50,000 करोड़ की जो एसेट वैल्यू है उस पे भी होगी क्या? क्या ये जो सवाल है बटने का, वो राहुल गांधी और वाड्रा साहब के $2 बिलियन से ऊपर के सामान का भी होगा? क्या ये सवाल और जवाब पूछा नहीं जाना चाहिए कि नेहरू जी ने 2 चुनाव लगातार बाबा साहब अंबेडकर की महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में फजीयत करी, उनको हराने का लिए सारा दमखम लगाया, और उसके बाद आज उनको एप्रोप्रिएट करते हैं कि जी अंबेडकर साहब के साथ हम हैं। ठीक है, ये जो सारे विषय हैं, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, समय बचेगा तो जवाब लूंगा मैं इनका। मलिक साहब मैं लौटूंगा भी, आपके पास आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं। उमेश जी जवाब दीजिए भाई, अगर बीजेपी और कांग्रेस, अब तो ऐसा लग रहा है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी सीधे तौर पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो फिर टीएमसी के लिए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। टीएमसी का होगा क्या फिर बंगाल में? क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी ना बल्कि तगड़ी फाइट दे रही है, बल्कि स्थिति बहुत खराब कर रखी है आपकी, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल रही है। जी, मैंने पहले ही कहा कि अधीर चौधरी जो है वो, उनके बारे में हमारी नेत्री कह चुकी है कि वो भाजपा के लिए पहले ही आंख कान नाक बने हुए हैं। हाँ। अब तो वो कंठस्वर भी बन गए हैं, तो वो कितनी भी फाइट कर ले, और ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है सर, उसको आप फिर से मुझे लगता है रिव्यू की जरूरत है। और भाजपा कितनी भी मजबूती से लड़े, 2021 में हमने साबित किया है। आपको मैं बता दूं, मैं आपको अभी सभी आपके न्यूज चैनल का ड्यू रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन ये उमेश जी ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, भूलिए मत आप। ये चुनाव मोदी के चेहरे, मोदी के नाम पर लड़ा जाता है, और वोट भी लोग मोदी के चेहरे, मोदी के नाम पर डालते हैं। प्रत्याशी कोई भी, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी ग्राउंड जीरो की रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ये लोकसभा चुनाव है, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, पर ग्राउंड जीरो की जो बात आपने कही, वो ग्राउंड जीरो रियलिटी को मैं चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं है सर, समय मेरे पास बचा नहीं, जल्दी से ठीक है सुशील जी, आप बोल रहे, जल्दी से 10 सेकंड में बोलिए। ग्राउंड जीरो रियलिटी में आप लोगों ने 21 में यहाँ पे भाजपा की सरकार बना दिए थे, 100 के नीचे हमने निपटा दिया उनको। और ग्राउंड जीरो रियलिटी, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ता है, मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है सुशील जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, मैं आ रहा हूँ सर, आऊंगा मैं। चुनाव में आपकी ग्राउंड जीरो रियलिटी जी, ठीक है, यहाँ भाजपा की सरकार बना रहे थे। ठीक है सुशील जी आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में, जल्दी से सर। जो भाई मेरे कह रहे हैं टीएमसी के उमेश जी और अमित जी ने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मलिक साहब ने जो कहा कि जिस तरीके से चुनाव
एनडीए गठबंधन लड़ रहा है एक होकर, इकट्ठा होकर, एक लक्ष्य के साथ, देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए। आज हम लोग जो वोट मांग रहे हैं, पिछले 10 साल में जो विकास के कार्य हुए, विभिन्न विकास के कार्य जो हुए, वो पूंजी है। ठीक है, लेके जनता की अदालत में एनडीए उतरा हुआ है, उसके हम वोट मांगने निकले हैं। बिल्कुल तो सर, हम निश्चित रूप से 400 पार करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय मेरे पास बचा नहीं है। अमित जी, मैं आपके पास भी आना चाहता, अगर जल्दी से अपनी बात जल्दी से। हाँ अमित जी, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ में निपटा देगा और बता देगा, पूरा मंतव्य बना देगा कि देश। ठीक है सर, समय मेरे पास बचा नहीं है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता भी इस बात को समझ गए हैं कि आएगा तो मोदी ही, और फालतू का वोट इधर से उधर जाए उसमें कोई फायदा नहीं है। जो टारगेट कम से कम मोदी जी की तरफ से रखा गया है बीजेपी के लिए और एनडीए की ओर से, अगर उसमें ही अपना योगदान दिया जाए तो अच्छी बात है। वो राष्ट्रहित में होगा, वो देशहित में होगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के नेता भी अब मोदी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में आ कूदे हैं और उनके लिए बैटिंग हो रही है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।